नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुमनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी ट्रक ड्राइवर की है, जिनका नाम विजय सिंह है। तो चलिए, अब यह कहानी विजय सिंह के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट भी जरूर दिखाएंगे। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम विजय सिंह है और मैं पिछले कई सालों से एक ट्रक ड्राइवर हूं। और मैं ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के रूट्स पर ही माल लेकर जाता हूं, जिसमें प्लेन्स के साथ साथ पहाड़ी इलाके भी शामिल होते हैं। और लोग अक्सर यह सोचते हैं कि ट्रक चलाना सिर्फ स्टीयरिंग घुमाना होता है। लेकिन सच यह है कि हर रात, हर रोड और हर समर एक नई कहानी बन जाता है। और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आदमी अपने अंदर दबा लेता है, क्योंकि अगर वह किसी को बता दे तो शायद कोई यकीन ही ना करे। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन अपनी जिंदगी में इतना जरूर सीख चुका हूं कि हर रोड सेफ नहीं होती और हर दिखती चीज सच नहीं होती। और यह बात मुझे उस रात समझ आई जब मैं अपने दोस्त पिंटू के साथ एक पहाड़ी रूट पर ड्राइव कर रहा था। पिंटू मेरा पुराना दोस्त है और काफी सालों से मेरे साथ हेल्पर का काम करता आ रहा है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वह दिल का बहुत ज्यादा डरपोक है और छोटी सी आवाज पर भी घबरा जाता है। और पहाड़ों का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। लेकिन मजबूरी में उसे मेरे साथ आना पड़ता है, क्योंकि काम ही ऐसा है। उस दिन हम लोग सीमेंट का माल लेकर एक ऐसे पहाड़ी रास्ते से जा रहे थे जो नॉर्मली लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन टाइम कम होने की वजह से मुझे वही शॉर्टकट लेना पड़ा। और रात का वक्त था, इसलिए ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर था और पूरी सड़क पर सिर्फ हमारा ट्रक ही चल रहा था। जैसे जैसे ट्रक पहाड़ी चढ़ाई पर आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे बाहर का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। और सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ खड़े थे, जो हेडलाइट की रोशनी में कभी सीधे और कभी टेढ़े दिख रहे थे, जैसे कोई चुपचाप हमें देख रहा हो। और नीचे गहरी खाई थी, जिसमें झांकने की हिम्मत भी नहीं होती। पिंटू शुरू से ही बेचैन था और बार बार मुझे बोल रहा था कि विजय भाई, मुझे यह रोड ठीक नहीं लग रही है। पता नहीं क्यों पर दिल बहुत घबरा रहा है। लेकिन मैंने उसे समझाया कि यह नॉर्मल है, पहाड़ी रात में ऐसा ही फेल होता है। और मैंने रेडियो ऑन किया ताकि थोड़ा मन हल्का हो जाए। लेकिन रेडियो से सिर्फ खर्र खर्र की आवाज आ रही थी, जैसे सिग्नल यहां आने से ही मना कर रहा हो। थोड़ी दूर आगे जाकर एक पुराना सा माइलस्टोन दिखा, जिसका रंग लगभग पूरा मिट चुका था और उस पर जगह का नाम आधा ही दिख रहा था। बस इतना समझ आ रहा था कि शायद किसी गांव का नाम है। और उसी पत्थर के नीचे किसी ने लाल रंग से हाथ से लिख दिया था, यहां मत रुकना। और जैसे ही पिंटू ने यह पढ़ा, वह एकदम चुप हो गया। उसने धीमी आवाज में मुझे बोला कि विजय भाई, लोग कहते हैं कि इस एरिया के आसपास एक श्रापित गांव है, जहां रात में अजीब चीजें दिखाई देती हैं। और जो भी वहां रुका है, वह वापस नॉर्मल नहीं आया। लेकिन मैंने उसकी बात को मजाक समझकर इग्नोर कर दिया, क्योंकि ड्राइवर लोग ऐसी बातें अक्सर बनाते रहते हैं। लेकिन तभी अचानक मेरी नजर रोड के बिल्कुल किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ती है, जो सफेद कपड़ों में थी और उसके बाल खुले हुए थे। और वह बिल्कुल सीधी खड़ी थी, जैसे वह हमारा ही इंतजार कर रही हो। और उस वक्त रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि इंजन की आवाज भी कान में चुभ रही थी। मेरे पैर अपने आप ब्रेक की तरफ बढ़ने लगे और पिंटू घबराकर चिल्लाया कि मत रोको विजय भाई, इस वक्त यहाँ कोई औरत अकेली कैसे हो सकती है। लेकिन मेरा दिमाग अभी भी यही सोच रहा था कि शायद कोई मुसीबत में हो और मदद चाहिए हो। और जैसे ही ट्रक धीरे धीरे रुकने लगा, वो औरत अपना सिर धीरे धीरे उठाने लगी और उसी पल पहाड़ों के बीच से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा और पिंटू ने मेरी बांह जोर से पकड़ ली। उसने कांपते हुए बोला, विजय भाई, मुझे लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। और उसके बाद ट्रक की हेडलाइट एक पल के लिए ब्लिंक हुई
और जैसे ही हेडलाइट वापस जली, तो मैं हम दोनों की नजर हाईवे यानी उस पहाड़ी रास्ते के सामने जाती है। तो हम दोनों देखते हैं कि वहां कोई नहीं है और रास्ता बिल्कुल सुनसान है और चारों तरफ तेजी से हवा चल रही है। और मुझे भी थोड़ा अजीब लगने लगता है और पिंटू डर से थरथरा रहा था। और पिंटू मुझसे कहता है, भैया चलो, जल्दी यहां से निकलो, वरना यहां कुछ भी हो सकता है। तभी मैंने ट्रक का इंजन ऑन किया और तेजी से ट्रक भगाते हुए आगे बढ़ने लगता हूं। और थोड़ा आगे जाने के बाद ही अचानक से जोर का धमाका होता है और ट्रक अजीब तरीके से आगे बढ़ने लगता है। तब मैं समझ जाता हूं कि ट्रक का टायर पंचर हो चुका है और ऐसे कंडीशन में अगर ट्रक चलता रहा तो एक्सीडेंट भी हो सकता है और ट्रक का टायर ज्यादा खराब हो सकता है। इसलिए मैं ट्रक रोकने वाला होता हूं। तभी पिंटू कहता है, भैया क्या सोच रहे हो, यहाँ ट्रक मत रोको, मुझे डर लग रहा है। लेकिन मैं पिंटू को भरोसा दिलाता हूँ और ब्रेक मारकर ट्रक रोक देता हूँ। इसीलिए मैं पिंटू से कहता हूँ, पिंटू जाकर जरा टायर चेक कर ले। लेकिन पिंटू बहुत डरा हुआ था और कहता है, नहीं भैया, मैं अकेले ट्रक से बाहर नहीं उतरूंगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए मैं हाथ में टॉर्च लेता हूं और ट्रक के गेट को खोलकर ट्रक से बाहर उतरने वाला होता हूं। तभी पिंटू कहता है, भैया रुको, मैं भी साथ चलता हूं, मुझे अकेले ट्रक में डर लगेगा। जिसके बाद मैं और पिंटू उस सुनसान पहाड़ी रास्ते के बीच ट्रक से नीचे उतरते हैं। और जैसे ही जमीन पर कदम रखते हैं तो मुझे यानी विजय को ऐसा महसूस होता है जैसे ट्रक के नीचे से कोई हम दोनों को देख रहा है। इसलिए मैं जल्दी से ट्रक के नीचे टॉर्च मारता हूं तो वहां कोई भी नहीं होता है और मैं वहम समझकर ध्यान नहीं देता हूं और पिंटू के साथ ट्रक के हर टायर को चेक करने लगता हूं। और ट्रक का पीछे वाला एक टायर पंचर हो चुका था, जो हम दोनों के लिए काफी चिंता वाली बात थी, क्योंकि ऐसे में अगर ट्रक ज्यादा देर तक चलेगा तो हमारा ट्रक उलट सकता है और हमारी एक्सीडेंट भी हो सकती है। लेकिन मैं पिंटू और अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। इसलिए मैं पिंटू से कहता हूँ, पिंटू अब हमें किसी से मदद लेनी पड़ेगी, वरना हम दोनों फंस जाएंगे। इसीलिए सुन, तू ट्रक के केबिन में जाकर बैठ जा और ट्रक के गेट को अंदर से लॉक करके, और अगर कोई भी बाहर से आवाज दे या बुलाए तो बाहर मत आना, क्योंकि मैं उस पास वाले गांव में किसी से मदद मांगने जा रहा हूँ। हो सकता है वहां कोई हमारे टायर पंचर को बनाने वाला मैकेनिक मिल जाए। लेकिन मेरी इस बात को सुनकर पिंटू का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह डरते हुए कहता है, नहीं भैया, ऐसा मत करो, उस गांव में मत जाओ। तुमने देखा था ना, पीछे बोर्ड में लिखा था कि वहां उस गांव में जाने वाले लोग फंस जाते हैं और वह गांव श्रापित है। इसलिए रुक जाओ, हम लोग कोई और रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन तुम उस गांव में मत जाओ। और पिंटू के इतना मना करने के बाद भी मैं गांव के श्रापित होने की बातों को सच नहीं मानता हूं और पिंटू को ट्रक के केबिन में बैठाकर उस पहाड़ी रास्ते के पीछे से साइड वाले रास्ते को पकड़कर उस गांव वाली दिशा की तरफ जाने लगता हूं। और ट्रक से लगभग 10 मिनट दूर जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे पीछे पीछे कोई छल कर आ रहा हो। लेकिन मैं जैसे ही मुड़ता हूं तो देखता हूं मेरे पीछे कोई भी नहीं है। और मैं वैसे तो दिल का मजबूत हूं, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में भी डर आने लगा और मेरे चेहरे से मैं दिखा रहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन असल में मेरे अंदर डर से हालत खराब हो रही थी। और मैं लगभग 20 मिनट तक तेजी से चलता रहा और दूर मुझे एक लालटेन की जैसी रोशनी नजर आ रही थी और चारों तरफ अंधेरा था और तेज हवा चल रही थी और मैं ठंड से थरथरा रहा था। और देखते ही देखते मैं गांव के नजदीक पहुंच गया और सारा गांव सुनसान था, जैसे यह गांव हजारों सालों से वीरान है। तभी मैं गांव के सारे पुराने लकड़ी वाले घरों में देखता हूं कि शायद मुझे कोई इंसान मिल जाए, लेकिन चारों तरफ अंधेरा और खामोशी ऐसे छाई हुई थी जैसे यहां दुनिया का अंत हो गया है। तभी मेरे कंधे पर कोई अचानक से हाथ रखता है और मैं मुड़कर पीछे देखता हूं तो पीछे कोई भी नहीं होता है। इसलिए मैं पीछे टॉर्च मारकर अच्छे से देखता हूं तो चारों तरफ कोई भी नहीं था। तो सवाल यह था कि अभी मेरे कंधे पर हाथ किसने रखा था और ये सब क्या हो रहा है।
उतने में मेरे सामने वाले एक पुराने झोपड़ी जैसे गांव के घर का गेट खुलता है और उसके अंदर से एक बूढ़े चाचा जी बाहर निकलते हैं और मुझे इशारा करके तेजी से अपने घर के अंदर बुलाने लगते हैं। इसलिए मैं भागते हुए जाता हूँ और चाचा जी घर के अंदर मुझे मेरे हाथ को तान कर गुस्सा लेते हैं और फटाफट से घर यानी उस झोपड़ी जैसे लकड़ी वाले कमरे के गेट को बंद कर देते हैं और मुझसे कहते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम नहीं जानते कि यह गांव श्रापित है? इस गांव में रात के समय अकेले घर से बाहर निकलना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन तुम मुझे इस गांव के नहीं लगते हो। तुम कौन हो? तो मैं जवाब देता हूं और कहता हूं, चाचा जी, मैं तो इस गांव के पास वाले पहाड़ी रास्ते से आया हूं। मेरा ट्रक वहां खड़ा है और मुझे मदद चाहिए थी। इसीलिए मैं मदद मांगने के लिए इस गांव में आया हूं। और तभी मैंने देखा कि यह गांव तो वीरान है और इतना सुनसान गांव मैंने कहीं नहीं देखा है। लेकिन तभी चाचा जी कहते हैं, बेटा, तुमने इस गांव में आकर गलती कर दी है, क्योंकि यह गांव अब श्रापित हो चुका है और अब हम लोग इस गांव में काफी मुश्किल से रहते हैं और रात के समय इस गांव में सब अपने अपने घर में छुप जाते हैं और हम लोग अपने घर में ही कैद हो चुके हैं। और इस गांव को जो भी छोड़कर जाने की कोशिश करते हैं, वो लोग या तो मर जाते हैं या फिर उनकी एक्सीडेंट हो जाती है। इसलिए अब तुम भी इस गांव में फंस चुके हो। लेकिन मैं चाचा जी को कहता हूँ, अरे चाचा जी, ये सब क्या मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो? मुझे मदद चाहिए। अगर आप मदद कर सकते हो तो करो, वरना मुझे जाने दो, क्योंकि मैं इन झूठी बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। और अब जमाना बदल गया है। इस दुनिया में कोई श्राप नहीं है, लेकिन आप जैसे गांव के लोग अभी भी इन अंधविश्वास में यकीन करते हो। तभी अचानक से एक औरत की जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है, जैसे वह दर्द में रो रही है और मदद के लिए बुला रही है। इसलिए मैं झोपड़ी जैसे घर का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता हूँ। तभी चाचा जी कहते हैं, रुक जाओ बेटा, भूल से भी ऐसा मत करना। इस दरवाजे को खोलने की गलती मत करो, वरना तुम्हारे साथ वह मुझे भी मार डालेगी। तभी मेरे चेहरे का रंग उड़ जाता है और अचानक से उस औरत की रोने की आवाज बंद हो जाती है और चाचा जी कहते हैं, एकदम चुप हो जाओ, आवाज मत करना, वरना वह राक्षस आ जाएगा और गांव में फिर से मौत का हमला शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सब सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे मैं अब फंस गया हूं और मैं चाचा जी की बात को अनदेखा करते हुए झोपड़ी का दरवाजा खोल देता हूं और बाहर चला जाता हूं। तो देखता हूं कि गांव के चारों तरफ अंधेरा है और चाचा जी मुझे झोपड़ी के अंदर आने को कहते हैं। लेकिन मैं गांव से बाहर निकलने के लिए वापस उस पहाड़ी रास्ते की तरफ बढ़ने लगता हूं और तेजी से भागने लगता हूं, जहां पर मेरा ट्रक और पिंटू खड़ा था। तभी जब मैं तेजी से जोर जोर से भाग रहा था, उस वक्त मेरे कान में आवाज आती है, जैसे कोई भारी औरत की आवाज हंसने की आ रही है और कोई औरत मेरे पीछे पीछे दौड़ रही है। लेकिन मैं पीछे मुड़कर जब देखता हूं तो वहां कोई भी नहीं था और अब मुझे डर लगने लगा था और चाचा जी की बात पर मुझे यकीन होने लगा था। इसलिए मैं और तेजी से भागते हुए ट्रक के पास जाने की कोशिश करता हूं। तभी मुझे अचानक से पीछे से पिंटू की आवाज सुनाई देती है। वह मेरे पीछे से मुझे आवाज देकर बुलाने लगता है और कहता है, भैया मुझे बचा लो, भैया मैं इस कुएं में गिर गया हूं। और मुझे लगता है कि पिंटू शायद मुझे ढूंढते हुए यहाँ यहाँ होगा और कुएं में गिर गया होगा। इसलिए मैं पीछे जाने लगता हूं और उस पहाड़ी रास्ते के कोने में, मतलब थोड़ा अंदर, रास्ते से लगभग 10 मिनट दूर कोने के रास्ते में एक छोटा सा कुआं था और उसके अंदर से ही आवाज आती है कि पिंटू मुझे बुला रहा है। लेकिन मैं भागते हुए जैसे ही उस अंधेरे में कुएं के नजदीक जाता हूं और वहां झांक कर देखने लगता हूं, तो पिंटू की आवाज बंद हो जाती है और कोई भी नहीं होता है। तभी मैं चेक करने के लिए कुएं में टॉर्च मारता हूं, तो अचानक से एक बहुत ही डरावना जला हुआ औरत का चेहरा नजर आता है, जो कुएं के अंदर बैठकर हंस रही थी और उसके चेहरे का मांस लटक रहा था और उसका शरीर जला हुआ था और उसके शरीर की हड्डी नजर आ रही थी, जिसे देखकर मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मेरी पैंट गीली हो गई थी
और मेरा शरीर उस कुएं के पास जम गया था। तभी अचानक से मुझे पीछे से कोई धक्का देता है और मैं कुएं के अंदर गिर जाता हूं। लेकिन कुएं के किनारे पकड़ लेता हूं और खुद को बचाने की कोशिश करता हूं और जोर जोर से चीखने लगता हूं और डरते हुए मदद मांगने लगता हूं। तभी वही चाचा जी जो उस गांव के झोपड़ी वाले घर में थे, उस कुएं के ऊपर से मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और मुझे पकड़कर कुएं से बाहर निकलने में मदद करते हैं। और मैं सही सलामत कुएं से बाहर निकल जाता हूं तो चाचा जी कहते हैं, बेटा मैंने कहा था ना कि मेरी बात सुनो, रात के समय रुक जाओ और गांव छोड़कर मत जाओ, वरना तुम्हारी जान तक जा सकती है। लेकिन तुमने नहीं सुना और देखो, तुम्हारी जान जाते जाते बची है। अगर मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आता तो तुम अब तक मर चुके होते। जिसके बाद मैं यानी विजय सिंह चाचा जी से पूछने लगता हूं, चाचा जी मुझे मेरे ट्रक तक पहुंचना है क्योंकि मुझे अर्जेंट माल डिलीवरी करना है, वरना लॉस हो जाएगा और मेरी ट्रक ड्राइवर की नौकरी भी जा सकती है। तो चाचा जी जवाब देते हैं, बेटा देखो, अगर तुम जिंदा रहोगे तो तुम्हें दूसरी नौकरी भी मिल जाएगी, इसलिए अब जो मैं कहता हूं वही करो। तुम जल्दी से मेरे साथ घर चलो, रात तुम्हें वहीं गुजारनी होगी, वरना तुम्हारी जान जा सकती है। जिसके बाद मैं मजबूर था और यह सब देखकर काफी डर गया था और चाचा जी के कहने पर मैं उनके गांव वाले घर में रात बिताने का फैसला ले लेता हूं और उनके साथ गांव की तरफ बढ़ने लगता हूं। लेकिन मुझे पिंटू की फिक्र हो रही थी क्योंकि वह अकेला ट्रक के अंदर था। लेकिन मैं यह सब सोच ही रहा था, तभी अचानक से मेरे सामने जमीन पर एक बहुत ही विशाल परछाई जैसी कोई चीज नजर आती है, जो दिखने में ऐसी थी जैसे अंधेरा भी उसे देखकर डर जाए। तभी अचानक मैं चाचा जी को दिखाता हूँ, लेकिन चाचा जी को वहां कुछ भी नजर नहीं आता है और मैं अब चलते चलते चाचा जी से थोड़ा सा आगे हो गया था और मैं उन्हें देखने के लिए पीछे मुड़ता हूं तो देखता हूं चाचा जी पीछे से गायब हैं और वहां कोई भी नहीं है। तभी मुझे एक औरत की दोबारा हंसने की आवाज सुनाई आती है, जिसे सुनकर मैं और ज्यादा डर जाता हूं और अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कैसे बचूंगा और क्या होगा। तभी मैं बिना सोचे समझे तेजी से ट्रक की तरफ भागने लगता हूं और जैसे तैसे करके इस बार मैं काफी तेजी से ट्रक की तरफ भागता हूं और आखिरकार मैं ट्रक के पास पहुंच जाता हूं। तो देखता हूं कि जहां मेरा ट्रक लगा हुआ था, ट्रक वहां से गायब है और एक औरत जमीन पर घायल गिरी हुई है। और उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ देर पहले ही यहाँ गिरी है और उसके चारों तरफ से काफी गंदी बदबू आ रही थी, जो कोई आम इंसान सूंघ कर बेहोश हो जाए। लेकिन मैं काफी परेशान और बेचैन हो गया था कि मेरा ट्रक और पिंटू कहाँ गया है। तभी अचानक से मेरे कंधे पर कोई हाथ रखता है और इस बार जब मैं पीछे मुड़ता हूं तो देखता हूं कि मेरे पीछे पिंटू खड़ा है और वह मुझसे कह रहा है, अरे भैया आप आ गए, इतना देर कैसे लग गया और आपने किसी को अपने साथ क्यों नहीं लाया? आप तो मदद के लिए गांव गए थे ना, तो आप अकेले क्यों आ गए? और मैं होश में आता हूँ और देखता हूँ कि जहां वह औरत गिरी हुई थी वहां कोई औरत नहीं है और वहां ट्रक रुका हुआ है और पिंटू भी यहीं पर है। अब सवाल यह था कि जो कुछ भी मैंने अभी रास्ते में देखा, गांव, चाचा जी, कुआं, जली हुई औरत, क्या वह सब सिर्फ मेरा दिमागी वहम था या फिर सच में मैं कुछ ऐसा देख आया हूं जो आम इंसान को दिखना ही नहीं चाहिए। पिंटू बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, ट्रक बिल्कुल वहीं खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो और रात की हवा अब भी उतनी ही तेज चल रही थी। मेरा दिमाग घूम रहा था और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना सही होगा, क्योंकि अगर मैं गलत फैसला लेता तो इस बार सिर्फ डर नहीं, शायद जान का नुकसान भी हो सकता था। और फिर उसके बाद मैं यानी विजय सिंह अपने आप से ही फैसला कर लेता हूं कि जो कुछ भी मैंने देखा, गांव, चाचा जी, कुआं, जली हुई औरत, यह सब सिर्फ वहम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यह सिर्फ मेरा दिमाग होता तो इतना रियल, इतना जिंदा महसूस नहीं होता। मैं पिंटू की तरफ देखता हूं जो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे उसके लिए यह रात भी बाकी रातों जैसी ही हो। मैं उससे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि मुझे लग रहा था
अगर मैंने उसे सच बता दिया तो वह यहीं बेहोश हो जाएगा। इसलिए मैं उससे कहता हूं, पिंटू, तू ट्रक के अंदर ही बैठ, गेट अंदर से लॉक कर और चाहे जो भी हो जाए बाहर मत निकलना, चाहे मेरी आवाज ही क्यों ना आए। पिंटू थोड़ा घबराता है, पर मेरी आंखों में कुछ ऐसा देख लेता है कि बिना ज्यादा सवाल किए ट्रक के केबिन में चला जाता है और गेट लॉक कर लेता है। मैं दोबारा उसी साइड रोड की तरफ मुड़ता हूं जो गांव की दिशा में जा रहा था, और जैसे ही मैं पहला कदम रखता हूं, मुझे फिर से वही फीलिंग आती है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, बिल्कुल पीछे से, बिल्कुल पास से। पर इस बार मैं पीछे मुड़ता नहीं हूं, क्योंकि मुझे समझ आ चुका था कि जो भी है वह डर से ही ज्यादा ताकतवर है। मैं धीरे धीरे चलता हूं और हर कदम के साथ हवा तेज होती जा रही थी, और मेरे कानों में कभी किसी के चलने की आवाज तो कभी हल्की सी हंसी सुनाई दे रही थी। लगभग 10 से 12 मिनट चलने के बाद मुझे फिर से वही गांव दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहली बार था। वीरान, अंधेरा और बिल्कुल जिंदा होने का एहसास खत्म। इस बार गांव में घुसते ही मुझे एक चीज साफ समझ आ जाती है। यहाँ घर बंद नहीं थे, यहाँ घर छुप रहे थे, जैसे हर घर खुद को अंधेरे में दबाना चाहता हूँ। मैं चाचा जी के घर की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचता हूँ, मुझे सिर्फ एक टूटी हुई झोपड़ी दिखती है, जिसमें न कोई रोशनी थी, न कोई जिंदा इंसान। और तभी मेरे पीछे से एक बहुत ही धीमी आवाज आती है, बेटा, तुम वापस आ गए। मेरी गर्दन ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि यह आवाज बिल्कुल चाचा जी की थी। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ता हूँ और देखता हूँ कि चाचा जी मेरे पीछे खड़े हैं, लेकिन इस बार उनकी आंखें बिल्कुल काली थीं और पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मैं कांपते हुए पूछता हूँ, चाचा जी, आप सच में कौन हो? और तब चाचा जी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, और वह बोलते हैं, मैं तो सिर्फ रास्ता दिखाता हूं बेटा, असल श्राप तो अब तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। उसी पल गांव के बीच से एक औरत की जोर जोर से रोने की आवाज आती है, लेकिन इस बार वह आवाज एक नहीं, हर दिशा से आ रही होती है, और मुझे महसूस होता है कि मेरे पैर धीरे धीरे खुद ही चलने लगे हैं, गांव के बीच की तरफ, जहां एक पुराना कुआं है। मैं चाहकर भी रुक नहीं पा रहा था, और जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचता हूं, मुझे कुएं के पानी में अपना चेहरा दिखाई देता है, लेकिन वह मेरा चेहरा नहीं होता। वह किसी जले हुए आदमी का चेहरा होता है, जिसकी आंखें खुली हुई होती हैं और वह मुस्करा रहा होता है। तभी कुएं के अंदर से एक आवाज आती है, अब तू भी इसी गांव का है। और उसी पल मुझे पीछे से ट्रक के हॉर्न की जोर की आवाज सुनाई देती है, पिंटू का हॉर्न। मैं एकदम से पलटकर भागता हूं, गांव से बाहर की तरफ, जान बचाकर। हॉर्न की आवाज जैसे ही गूंजती है, मेरा दिल जोर से धड़क उठता है, और मैं बिना पीछे देखे गांव से बाहर की तरफ भागने लगता हूं, क्योंकि मुझे अब समझ आ चुका था कि यह हॉर्न सिर्फ आवाज नहीं, किसी चीज को जगा चुका था। मैं भागते भागते मुड़कर देखता हूं, और जो नजारा मैंने देखा उसने मेरी सांस ही रोक दी। वही औरत सफेद कपड़ों में, लेकिन अब उसका शरीर आधा जला हुआ था, और बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे हवा उसके साथ चल रही हो। गांव के बीच से सीधे ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, और जहां जहां वह जा रही थी, वहां की मिट्टी का रंग काला होता जा रहा था। मुझे समझ आ गया कि हॉर्न बजते ही श्राप एक्टिव हो चुका है, और अब उसका निशाना सिर्फ मैं नहीं, पिंटू भी था। मैं चिल्लाता हूं, पिंटू, गेट मत खोलना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। पर मेरी आवाज हवा में ही खो जाती है। जब मैं ट्रक के पास पहुंचता हूं तो देखता हूं कि केबिन के शीशे पर किसी के हाथ के निशान उभर रहे हैं, अंदर से नहीं, बाहर से। पिंटू अंदर बैठा हुआ पूरी तरह से कांप रहा था। उसकी आंखें फैली हुई थीं और वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। और तब मैंने देखा, वह औरत ट्रक के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, और उसका चेहरा सीधा केबिन की तरफ था। वह धीमी आवाज में बोलती है, बिल्कुल पिंटू की ही आवाज में, भैया, गेट खोल दो। मेरा खून जम जाता है, क्योंकि पिंटू तो मेरे सामने केबिन के अंदर था। मैं जोर से चिल्लाता हूं, मत खोलना पिंटू,
ये वह नहीं है, पर शायद डर इंसान के कान बंद कर देता है। पिंटू का हाथ धीरे धीरे गेट के हैंडल की तरफ बढ़ता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और तब औरत का चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो जाती हैं और मुंह इतना ज्यादा खुल जाता है कि जैसे जबड़ा टूट चुका हो। वह जोर से हंसने लगती है और उसकी हंसी में पूरा पहाड़ गूंज उठता है। चाचा जी की आवाज अचानक मेरे कान में पड़ती है। बेटा, अगर उसने गेट खोल दिया तो श्राप पूरा हो जाएगा। मैं पूरी ताकत से ट्रक के पास भागता हूं और इंजन साइड से चढ़कर शीशे पर हाथ मारकर पिंटू का ध्यान तोड़ता हूं। मेरी तरफ देख, आंखों में देख। पिंटू मेरी तरफ देखता है और जैसे ही वह मुझे देखता है, उसका हाथ रुक जाता है। तभी औरत जोर से चिल्लाती है और उसका शरीर धुआं बनने लगता है। लेकिन जाते जाते वह एक बात बोल जाती है, अगली रात तुम दोनों में से एक यहीं रहेगा। और फिर सब कुछ शांत। हवा रुक जाती है। रात अचानक नॉर्मल लगने लगती है। पिंटू फूट फूट कर रोने लगता है और मुझे पकड़कर बोलता है, भैया, उसने मुझे आपकी आवाज में बुलाया था। मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता था यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्योंकि जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूं, मुझे पहाड़ी सड़क के किनारे वही पुराना माइलस्टोन दिखता है, जिसमें लाल रंग से अब नया लिखा हुआ था, एक वापस आएगा। रात धीरे धीरे थोड़ी शांत हो जाती है। हवा की तेज रफ्तार कम पड़ जाती है और पहाड़ी सड़क पर सिर्फ इंजन के ठंडे होने की आवाज रह जाती है। पिंटू अभी भी कांप रहा था। उसकी सांस अभी तक सामान्य नहीं हुई थी और मैं भी अंदर से पूरी तरह हिल चुका था। लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए उसे समझाया कि शायद अब सब ठीक हो गया है। हम दोनों मिलकर पीछे के पंचर टायर को देखते हैं और थोड़ी मेहनत के बाद जैसे तैसे टायर को अस्थायी तौर पर ठीक कर लेते हैं, जितना कि अगला ढाबा या शहर आ सके। पिंटू बार बार पीछे मुड़कर देखता था, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई अंधेरे में अभी भी खड़ा है। लेकिन मुझे सिर्फ खाली सड़क ही दिख रही थी। मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और मुझे थोड़ी तसल्ली होती है कि शायद हम इस जगह से निकल गए हैं। पर लगभग 5 से 7 मिनट चलने के बाद मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है। रोड का मोड़ बिल्कुल जाना पहचाना लगता है। वही पेड़, वही टेढ़ी चढ़ाई और वही ठंडी हवा। मैं अपनी आंखें मसलता हूँ और स्टीयरिंग को और घुमाता हूँ, लेकिन जैसे ही मोड़ पूरा होता है, मेरा दिल डूब जाता है। ट्रक दोबारा उसी जगह आकर रुक चुका था। वही पुराना माइलस्टोन, वही आधा मिटा हुआ गांव का नाम और वही लाल रंग में लिखा, यहां मत रुकना। पिंटू मेरी तरफ देखता है, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। भैया, हम तो यहां से निकल चुके थे ना। मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे पास जवाब ही नहीं था। मैं दोबारा ट्रक भगाता हूं। इस बार थोड़ा और तेज इंजन पर जोर डालता हूं, चाहे टायर और खराब हो जाए, बस यहां से निकलना था। पर फिर से 10 से 12 मिनट के बाद वही चीज होती है। सड़क घूमती है और ट्रक फिर से उसी श्रापित जगह पर आ जाता है। इस बार माइलस्टोन पर लिखा हुआ बदल चुका था। लाल रंग अभी भी गीला लग रहा था, जैसे अभी अभी किसी ने लिखा हो, घूम के लौटना ही पड़ेगा। पिंटू जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है, भैया, ये रोड हमें छोड़ ही नहीं रही। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि चाचा जी सच कह रहे थे। ये गांव सिर्फ जगह नहीं, एक जाल था। और तभी ट्रक के केबिन के अंदर हल्की सी ठंडक फैल जाती है। मैं साइड मिरर में देखता हूं और जो मैंने देखा उससे मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो जाती है। पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था। सफेद साड़ी, खुले बाल और गर्दन थोड़ी टेढ़ी। वो धीरे से बोलती है, कितनी बार भागोगे? रास्ता तो मेरा ही है। पिंटू चीख मार देता है और आंखें बंद कर लेता है। मैं जोर से स्टीयरिंग घुमाता हूं, लेकिन तभी इंजन खुद ही बंद हो जाता है। अंधेरा और गहरा हो जाता है और केबिन के शीशे पर धीरे धीरे उंगलियों के निशान उभरने लगते हैं। और अब जो हुआ वह यह कि पिंटू अचानक बेहोश हो गया। उसका सिर सीट से लगकर एक तरफ झुक गया और उसके मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल रही थी, जैसे उसकी सांस भी सिर्फ आदत के भरोसे चल रही हो। मैं जोर जोर से उसे हिलाता हूं, उसका नाम लेता हूं,
पर वह बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देता। केबिन के अंदर ठंडक और ज्यादा बढ़ जाती है और मुझे लगता है जैसे हवा भी अब सांस ले रही हो। पीछे वाली सीट पर जो सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी, वह धीरे धीरे अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाती है। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह दिखता है, आंखें जली हुई लकड़ी जैसे, और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द और गुस्सा दोनों भरे हुए थे। वो बोलती है, लेकिन उसकी आवाज सीधा कान में नहीं, दिमाग के अंदर गूंजती है। उसने मुझे पहचान लिया था, इसलिए उसे सुला दिया। मेरा गला सूख जाता है और मैं कांपते हुए पूछता हूं, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? वो धीरे से हंस देती है और केबिन के शीशे पर उसका अक्स दिखाई देता है, जबकि वह मेरे पीछे बैठी होती है। मैं इस रास्ते की याद हूं, इस गांव का दर्द हूं, और तुम दोनों अब इस कहानी का हिस्सा हो। तभी ट्रक के बाहर किसी चीज के घिसने की आवाज आती है, जैसे कोई टायर के पास घूम रहा हो। मैं साइड मिरर में देखता हूं और देखता हूं कि वही चाचा जी ट्रक के नीचे खड़े हैं, बिल्कुल सीधे और बिना पलक झपकाए मेरी तरफ देख रहे हैं। उनका मुंह हिलता है, पर आवाज सीधा मेरे कान में आती है, बेटा, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। औरत धीरे धीरे पिंटू की तरफ झुकने लगती है, और जैसे ही उसकी उंगली पिंटू के माथे को छूने वाली होती है, मुझे अपने सीने के अंदर कुछ टूटने जैसा महसूस होता है। मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़कर चिल्लाता हूं, बस करो, जो चाहिए मुझसे लो, उसे छोड़ दो। औरत रुक जाती है, उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं, और पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, उदासी होती है। वो बोलती है, फिर सुन लो, इस रास्ते से जो गुजरता है उसमें से एक यहीं का हो जाता है। और तब पिंटू के माथे पर कोई काला निशान उभर आता है, जैसे जलने के बाद का दाग। इसी पल इंजन अपने आप एक झटके के साथ स्टार्ट हो जाता है। औरत और चाचा जी धीरे धीरे अंधेरे में घुलने लगते हैं, जैसे कभी थे ही नहीं। केबिन सामान्य लगने लगता है, लेकिन पिंटू अभी भी बेहोश होता है। मैं बिना रुके ट्रक भगाता हूं, और इस बार रोड घूमकर वापस उस जगह नहीं लाती। सुबह की पहली रोशनी जब पहाड़ों के पीछे से निकलती है, तब जाकर मुझे लगता है कि शायद हम बच गए। पर जैसे ही पिंटू होश में आता है, वो मेरी तरफ देखकर सिर्फ एक बात बोलता है, भैया, रात में क्या मैं किसी से वापस आने का वादा करके आया हूं? जिसके बाद मैं, यानी विजय सिंह, बिना ज्यादा सोचे ट्रक को सीधा डिलीवरी पॉइंट की तरफ ले जाता हूं, क्योंकि अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि बस ये माल सुरक्षित उतर जाए और मैं इस रात को जिंदगी से काटकर आगे बढ़ जाऊं। सुबह पूरी तरह हो चुकी थी, धूप पहाड़ों के ऊपर निकल आई थी, रोड पर ट्रैफिक भी दिखने लगा था, और जो कुछ रात में हुआ वह धीरे धीरे सपने जैसा लगने लगा। पिंटू भी अब थोड़ा सामान्य लग रहा था, बस उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, और वह ज्यादा बात नहीं कर रहा था। हम दोनों डिलीवरी पॉइंट पर पहुंच गए, माल उतर गया, पेपर वर्क हो गया, और किसी ने हमसे उस रात के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। मुझे लगा शायद सच में हम बच गए। 2 दिन बाद जब हम वापस रिटर्न लॉर्ड लेकर उसी रूट से जाने वाले थे, पिंटू ने अचानक मुझसे पूछा, भैया, क्या हम किसी और रोड से नहीं जा सकते? उसकी आवाज में डर छुपा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस रात था। मैंने उससे कहा, अब सब ठीक है, रात का वहम था। पर सच यह था कि मेरे दिल में भी एक अजीब सी चुभन थी। जैसे ही हम उस पहाड़ी रोड के पास पहुंचे, रेडियो अपने आप चल पड़ा। इस बार खर्र खर्र नहीं, एक बहुत पुरानी सी आवाज आई, वापस आ गए? मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। पिंटू ने धीरे से बोला, भैया, ये आवाज कल रात वाली जैसी है। सड़क बिल्कुल सामान्य थी, धूप थी, लोग थे, पर मुझे लग रहा था जैसे सिर्फ हम दोनों ही यहां नहीं होने चाहिए थे। और तभी मुझे साइड मिरर में एक झलक दिखाई देती है, सफेद साड़ी, खुले बाल, इस बार ना जली हुई ना भयानक, बिल्कुल सामान्य। वह रोड के किनारे चल रही थी और हमसे आगे निकल जाती है। पिंटू भी उसे देख लेता है, और पहली बार वह खुद बोलता है, भैया, ये वही है। मैं स्पीड बढ़ाता हूं, पर चाहे जितना तेज चलूं, ट्रक उस औरत से आगे नहीं निकल पाता। और जैसे ही हम एक मोड़ पर पहुंचते हैं, वह औरत अचानक गायब हो जाती है।
उसी मोड़ के बाद वही पुराना माइलस्टोन दिखाई देता है। इस बार लाल रंग से लिखा होता है, वापस आना जरूरी था। पिंटू मेरी तरफ देखता है और बोलता है, भैया, डिलीवरी तो हो गई पर लगता है वापसी अभी बाकी है। और मुझे तब समझ आता है कि श्राप का मतलब सिर्फ उस रात तक जिंदा रहना नहीं था, बल्कि हर बार वापस बुलाया जाना था। ट्रक धीरे धीरे अपनी रफ्तार कम कर लेता है, जैसे सड़क खुद हमें रोक रही हो। और मेरी आंखों के सामने एक ही सवाल घूम रहा था, क्या इस बार हम दोनों वापस जा पाएंगे या फिर इस रास्ते का हिस्सा बन जाएंगे। और फिर मैं यानी विजय सिंह अब और जोखिम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर इस बार भी मैंने इस सड़क की बात मानी तो शायद वापस आने का मौका ही न मिले। इसलिए जैसे ही ट्रक की स्पीड अपने आप कम होने लगती है, मैं क्लच दबाता हूं और एक्सीलरेटर को पूरी ताकत से दबा देता हूं। इंजन की आवाज पहाड़ों में गूंज उठती है, पर अजीब बात यह थी कि स्पीड बढ़ने के बावजूद ट्रक आगे बढ़ ही नहीं रहा था, जैसे कोई पीछे से पकड़कर रोक रहा हो। पिंटू सीट पर बिल्कुल जम सा गया था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह सिर्फ इतना बोल पा रहा था, भैया, ये रोड छोड़ नहीं रही। रेडियो फिर से अपने आप ऑन हो जाता है। इस बार सिर्फ आवाज नहीं, सांस लेने की आवाज, जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। साइड मिरर में फिर से वह औरत दिखाई देती है। इस बार बिल्कुल पीछे नहीं, सीधा ट्रक के साथ साथ चलती हुई। उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ थीं और उसके होंठ हल्की सी मुस्कान में थे, जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं भागूंगा। मैंने स्टीयरिंग को जोर से मोड़ दिया और जैसे ही दूसरी रोड की तरफ मुड़ने लगा, रोड अचानक पतली हो गई। पहाड़ों के बीच सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और तब सामने एक बोर्ड दिखाई देता है, पूरा जंग लगा हुआ, और उस पर सफेद रंग से लिखा, यहां से कोई नहीं जाता। पिंटू चीख पड़ता है, भैया रोक दो। पर मैं नहीं रुकता, क्योंकि मुझे लग रहा था कि रुकना मतलब खत्म हो जाना। ट्रक के टायर अब जमीन पर नहीं, जैसे कुछ और ही चीज पर चल रहे थे। और तभी एक तेज झटका लगता है और ट्रक अचानक बंद हो जाता है। इंजन खामोश, रेडियो बंद, हवा भी रुक जाती है। सिर्फ एक आवाज बची होती है, ट्रक के बाहर पहाड़ों से टकराकर गुजरती हुई औरत की हंसी। मैं और पिंटू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और पहली बार पिंटू खुद कहता है, भैया, शायद भागने से यह पीछा नहीं छोड़ती। और तभी ट्रक के सामने धीरे धीरे एक सिलुएट उभरने लगता है। सफेद साड़ी, खुले बाल और पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। वह बिल्कुल ट्रक के आगे खड़ी होती है और धीरे से बोलती है, रास्ता बदलने से मंजिल नहीं बदलती। जैसे ही वो सफेद साड़ी वाली औरत ट्रक के बिल्कुल सामने खड़ी होती है, मैं यानी विजय सिंह एक सेकंड भी नहीं सोचता। मैं सीधा चिल्लाता हूं, पिंटू, भाग। मैं केबिन का गेट खोलता हूं और बिना पीछे देखे पहाड़ों के जंगल की तरफ कूद जाता हूं। पिंटू भी अपनी जान बचाने के लिए मेरे पीछे कूदता है। ट्रक के हेडलाइट्स अब भी जल रही होती हैं और उनकी रोशनी में वो औरत बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, बिल्कुल हिलती नहीं, जैसे उसे पता हो कि हम भाग ही कहां पाएंगे। जंगल के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। पेड़ों के पत्ते हवा में हिलते नहीं, जैसे हवा भी सांस रोके खड़ी हो। सिर्फ हमारे पैरों की आवाज और पिंटू की टूटी हुई सांस। भैया, वो आ रही है क्या? पिंटू कांपते हुए पूछता है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, वहां कोई नहीं होता। पर अचानक हमारे बिल्कुल पास से किसी के दौड़ने की आवाज आती है। पैरों की नहीं, घिसने की आवाज, जैसे कोई चीज जमीन पर घिसट रही हो। तभी जंगल के बीच एक पुराना पत्थर का मंदिर दिखाई देता है। मंदिर का दरवाजा आधा टूटा हुआ और अंदर से एक हल्की सी दिया की रोशनी। मैंने पिंटू का हाथ पकड़ लिया। बस यहीं हम दोनों मंदिर के अंदर घुस जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। मंदिर के अंदर ठंडक और ज्यादा थी। दीवारों पर पुरानी लाल रेखाएं बनी हुई और जमीन पर सूखा हुआ खून जैसा निशान। पिंटू का शरीर अब कांप रहा था। तभी बाहर से वो आवाज आती है, बिल्कुल मंदिर के बाहर से, मंदिर भी सबको नहीं बचाता। और फिर मंदिर के दरवाजे पर किसी के नाखून घिसने की आवाज आती है। खर्र, खर्र।
मैंने देखा मंदिर के दरवाजे के नीचे से सफेद साड़ी का पल्लू धीरे धीरे अंदर सरक रहा था। पिंटू चीख पड़ता है और तभी मंदिर के अंदर रखी मूर्ति की आंखें धीरे से खुल जाती हैं। जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर नाखून घिसने की आवाज तेज होती जाती है, खर्र खर्र, अचानक से धड़ाम, मंदिर का दरवाजा एक ही झटके में टूटकर गिर जाता है और उसी पल वो सफेद साड़ी वाली औरत मंदिर के अंदर आ जाती है। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें बिल्कुल काली और गर्दन नॉर्मल से ज्यादा लंबी। वो हमें देखती है और धीरे धीरे हंसती है। तुम दोनों यहां भी आ गए। पिंटू की चीख मेरे कानों के अंदर तक छुप जाती है। भैया, ये वही है, ये इंसान नहीं है। मैं अपनी पूरी ताकत से पिंटू को पीछे धकेल देता हूं और मंदिर के एक कोने में रखा हुआ लोहे का घंटा उठा लेता हूं। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। अगर भागोगे, मरोगे। अगर सामना करोगे, शायद बच जाओ। वो औरत जमीन पर पैर नहीं रखती, वो सरकती है, जैसे जमीन उसे खींच रही हो। उसकी साड़ी मूर्ति के चारों तरफ लिपटने लगती है और मूर्ति से अजीब सी चीखने वाली आवाज निकलती है। तभी मूर्ति के मुंह से एक भारी आवाज गूंजती है, जो डर के भागा वो मर गया, जो सामना करेगा उसका इम्तिहान होगा। मैं चिल्लाता हूं, पिंटू आंखें बंद कर और जो भी हो मूर्ति का नाम ले। और जैसे ही वो औरत मेरे बिल्कुल सामने पहुंचती है, उसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल पास, उसकी सांस जलती हुई लाश जैसी बदबू देती है। तभी मैंने पूरी ताकत से घंटा बजा दिया। टाननननननन। मंदिर का पूरा अंदर कांप उठता है। दीवारों पर बनी लाल रेखाएं चमकने लगती हैं। वो औरत अचानक चिल्लाती है, बस, और पीछे हट जाती है। उसका शरीर धुआं बनने लगता है और उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, गांव छोड़कर मत जाना, वरना तुम दोनों वापस मेरे पास आओगे। अगला ही पल सब कुछ बिल्कुल शांत। मंदिर खड़ा है, दरवाजा ठीक, मूर्ति की आंखें बंद और हम दोनों जमीन पर गिरे हुए। सुबह की हल्की रोशनी में मेरी आंख खुलती है। मैं देखता हूं, मैं और पिंटू ट्रक के केबिन के अंदर हैं। ट्रक का टायर बिल्कुल ठीक। पिंटू मेरी तरफ देखता है और धीरे से कहता है, भैया, सपना था क्या, या हम सच में रात को मर गए थे? मैं कुछ बोलने ही वाला होता हूं, तब मेरी नजर डैशबोर्ड पर पड़ती है। वहां सफेद साड़ी का एक छोटा टुकड़ा रखा हुआ था और ट्रक के शीशे पर उंगली से लिखा हुआ था, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। सुबह की रोशनी जैसे ही पहाड़ों के पीछे से निकलती है, मैं यानी विजय सिंह ट्रक के केबिन से नीचे उतरता हूं। पिंटू चुपचाप बैठा हुआ था, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, जैसे पूरी रात सोया ही न हो। ट्रक के पास सब कुछ सामान्य था, पर सामान्य सिर्फ दिख रहा था। तभी मुझे दूर से एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, वही बूढ़े चाचा जी। इस बार न कोई झोपड़ी, न अंधेरा, न हवा का शोर। वो धीरे धीरे हमारी तरफ चलते हैं और कहते हैं, बेटा, रात तुम बच गए, इसका मतलब है गांव ने तुम्हें चुन लिया। मेरा दिल एक पल के लिए रुक जाता है। मैं गुस्से में बोल पड़ता हूं, चुन लिया? किस बात के लिए? वो औरत कौन थी और ये गांव आखिर है क्या? चाचा जी गहरी सांस लेते हैं और एक पत्थर पर बैठ जाते हैं। बेटा, ये कहानी आज से लगभग 25 साल पहले शुरू हुई थी। गांव का सच, इस गांव का नाम था देव पहाड़ी। यहां एक औरत रहती थी, कमलिनी, सुंदर, शांत और सबकी मदद करने वाली। उसका पति ट्रक ड्राइवर था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। एक रात पहाड़ी सड़क पर उसका ट्रक हादसे में जलकर खत्म हो गया। गांव वालों ने उस हादसे का दोष कमलिनी पर डाल दिया। ये डायन है, इसके आने से ही मौत हुई, ऐसा कहकर गांव वालों ने उसे जिंदा कुएं में फेंक दिया। और जब वो चीख रही थी, मदद मांग रही थी, गांव के लोग मंदिर के घंटे बजा रहे थे ताकि उसकी आवाज भगवान तक न पहुंचे। चाचा जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस रात के बाद गांव बदल गया बेटा। जितने लोग गांव छोड़कर गए, या तो वापस नहीं आए या उनका हादसा हो गया। मैं धीरे से पूछता हूं, तो वो सफेद साड़ी वाली कमलिनी ही थी? चाचा जी सिर हिला देते हैं। पर अब वो सिर्फ औरत नहीं रही, वो श्राप बन चुकी है।
और हर ट्रक ड्राइवर जो रात में यहाँ रुकता है, उसके पति का चेहरा उसे याद दिला देता है। पिंटू का हाथ मेरे हाथ को जोर से पकड़ लेता है। भैया, इसका मतलब वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। चाचा जी सीधा मेरी आंखों में देखते हैं। एक ही तरीका है बेटा, श्राप तोड़ने का रास्ता। तुम्हें आज रात उसी कुएं के पास जाना होगा जहां कमलिनी मरी थी, और जो गांव वालों ने उसके साथ किया, उसकी सच्चाई मंदिर के सामने सबके सामने बोलनी होगी। अगर सच बोला गया तो श्राप कमजोर पड़ेगा। हवा अचानक तेज चलने लगती है और पीछे से एक जाना पहचाना भारी आवाज आती है। आज रात कोई झूठ नहीं चलेगा। मैं और पिंटू धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं मंदिर के चबूतरे पर सफेद साड़ी का साया फिर से खड़ा है, पर इस बार वो मुस्कुरा रही है। चाचा जी की बात सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कुआं, सच और रात का इंतजार। मैं विजय सिंह हूं, पर कोई भगवान नहीं जो श्राप तोड़ने का बोझ उठा लूं। मैं पिंटू की तरफ देखता हूं। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, आंखें फैली हुई, जैसे अभी भी उसे कुएं से जला हुआ चेहरा घूर रहा हो। पिंटू धीरे से बोलता है, भैया, ये हमसे नहीं होगा। हम यहां से जिंदा निकल गए, यही बहुत बड़ी बात है। उसी वक्त तेज हवा चलती है और मंदिर के घंटे अपने आप हल्की सी आवाज कर देते हैं। टन टन। मुझे कमलिनी की आवाज कानों में गूंजती महसूस होती है। भाग सकते हो, पर बचा नहीं सकते। मेरा दिमाग एक ही बात कहता है, अभी भागो। मैं बिना कुछ बोले ट्रक का दरवाजा खोलता हूं। पिंटू तुरंत केबिन में चढ़ जाता है। इंजन स्टार्ट करता हूं। इस बार कोई आवाज नहीं, कोई झटका नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। ट्रक धीरे धीरे पहाड़ी सड़क पर बढ़ने लगता है। मैं साइड मिरर में देखता हूं। मंदिर के पास गांव के बीच सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी है। वो हाथ हिलाकर नहीं बुला रही, वो बस देख रही है, जैसे उसे पता हो कि हम वापस आएंगे। पिंटू अचानक बोल पड़ता है, भैया, शीशे पर क्या लिखा है? मैं नजर उठाता हूं। फ्रंट ग्लास पर धुंध जमा हुआ है और उस पर उंगली से लिखा है, रास्ते बदल जाते हैं पर मंजिल वही रहती है। मैं पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा देता हूं। ट्रक पहाड़ों से निकलकर हाईवे पर आ जाता है। सुबह हो चुकी थी। लोग, गाड़ियां, आवाज, सब सामान्य। पर जब हम शहर पहुंचते हैं, पिंटू धीरे से कहता है, भैया, सपना था ना? सब खत्म हो गया ना? मैं जवाब नहीं देता, बस डैशबोर्ड की तरफ देखता हूं। वहां अभी भी सफेद साड़ी का वो टुकड़ा रखा हुआ है और उसके नीचे छोटी सी मिट्टी लगी है, बिल्कुल कुएं वाली मिट्टी जैसी। उस दिन के बाद मैंने उस पहाड़ी सड़क का रुख कभी नहीं किया, पर आज भी जब रात में ट्रक चलाता हूं और कोई औरत सड़क के किनारे मदद मांगती दिख जाती है, मैं ब्रेक नहीं लगाता, क्योंकि मुझे पता है कुछ कहानियों से भागा जा सकता है, पर उनसे बचा नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की यह डरावनी और सच्ची कहानी खत्म होती है, लेकिन मैं इस चैनल में आप लोगों के लिए हर दिन एक अनोखी और सच्ची ट्रक ड्राइवर की आप बीती और कहानी लेकर आता हूं। लेकिन आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी अपना नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करवाना चाहते हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दीजिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अलविदा।